वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अब हमने यूपी टेट अपर प्राइमरी साइंस की तैयारी शुरू कर दी है और प्रीवियस वीडियो में हमने 2011 का यूपी टेट अपर प्राइमरी का पेपर सॉल्यूशन देखा था और उसको समझा था। तो आज की क्लास में हम यूपी टेट अपर प्राइमरी साइंस 2013 का पेपर सॉल्यूशन देखेंगे और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो सबको लाइक ज़रूर करना है। बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है इस चैनल को, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर आप इन वीडियो को पहुंचाएंगे तो हमारे चैनल की ग्रोथ होगी और मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट इस चीज़ में मेरी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं 2013 के साइंस पेपर के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज बांझपन रोधी विटामिन कौन सा है, ये हमें यहाँ पर बताना है। बांझपन क्या होता है? जब ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन जनन की समस्या आ जाती है तो वो बांझपन होता है और वो किसकी कमी से होता है? वो विटामिन ई की कमी से हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, विटामिन ई। एक क्वेश्चन विटामिन से बनना ही बनना है, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो प्लीज़ उनको ध्यान से देखें। तो अब आपको पता चल गया बांझपन जनन की समस्या, रिप्रोडक्शन की समस्या ह्यूमन के अंदर किस कमी से होती है? विटामिन ई की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको भी इन्होंने साइंस में दिया, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। यूजर विद पासवर्ड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पासवर्ड के प्रयोक्ता, इसकी हमें क्यों ज़रूरत होती है? यूजर विद पासवर्ड क्या करता है? कैन मेंटेन प्राइवेसी, हम अपनी गोपनीयता को बरकरार रख सकते हैं। पासवर्ड अगर हम लगा देते हैं तो कोई इंसान हमारी कोई वस्तु जो है जिसको हमें छुपाना है वो देख नहीं सकता। तो हम अपनी प्राइवेसी, गोपनीयता को मेंटेन कर सकते हैं जब किसी भी चीज़ पर पासवर्ड लगा हो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक्वेटिक एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट आर, जलीय तथा कीटभक्षी पौधा यहाँ पर हमें बताना है। ये तीनों प्लांट आपके कैसे हैं? कीटभक्षी पौधे हैं। तो पहली बात तो इन तीनों के नाम याद रखने हैं क्योंकि तीनों के तीनों आपके कीटभक्षी हैं, इंसेक्टिवोरस हैं। यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया और ड्रोसेरा, तीनों के तीनों हैं। अब यहाँ पर हमें पहचानना होगा कौन सा जलीय है, एक्वेटिक है। तो ऑप्शन नंबर ए, यूट्रिकुलेरिया जो होता है वो आपका जलीय भी होता है और कीटभक्षी भी होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। बाकी आपका डायोनिया और ड्रोसेरा, ये दोनों के दोनों खाली कीटभक्षी होते हैं और ये जल में नहीं पाए जाते, ये आपके ज़मीन पर पाए जाते हैं। तो जो जल में होता है वो आपका यूट्रिकुलेरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देयर आर टू मैनी कार्बन कंपाउंड बिकॉज, कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि कार्बन के अंदर कैल्सिनेशन की क्षमता सबसे अधिक होती है, श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। और इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया, यूपी टेट में पहले भी क्वेश्चन आया है कि कार्बन के बाद कैल्सिनेशन की क्षमता किस में सबसे अधिक होती है। 2019 यूपी टेट में ही क्वेश्चन आया था कि कार्बन के बाद किसमें कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन श्रृंखलीकरण क्या होता है? जब एक परमाणु, एक एटम अपने ही दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, चेन बनाता है, तो वो आपका कैल्सिनेशन होता है। और ये प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा किस में होती है? कार्बन में होती है। इसीलिए जो कार्बन के कंपाउंड हैं, यौगिक हैं, वो सबसे ज़्यादा होते हैं। कार्बन अपने ही दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, कितने पता नहीं कितने एटम के साथ अपने बॉन्ड बना लेता है। जो आपका डायमंड है वो भी कार्बन का ही कंपाउंड है। क्यों? और वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है क्योंकि कार्बन वहाँ पर लाखों अपने एटम के साथ क्या करता है? उन्हीं के साथ बॉन्ड बनाता है और यही आपका कैल्सिनेशन होता है, श्रृंखलीकरण होता है। और इसकी क्षमता जो होती है सबसे अधिक किस में होती है? वो कार्बन में होती है। 2019 में जो क्वेश्चन था वो था कि कार्बन के बाद किस में होती है। कार्बन क्योंकि ग्रुप 5 में आता है और ग्रुप 5 के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कैल्सिनेशन करते हैं। कार्बन के बाद आपका सिलिकॉन होता है, तो कार्बन के बाद जो कैल्सिनेशन होगा नेक्स्ट टू कार्बन वो क्या होगा? आपका सिलिकॉन होगा। और यूपी टेट 2019 में ये साइंस में क्वेश्चन आया था। तो कार्बन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जब टॉपिक में भी पढ़ेंगे तब भी समझेंगे और अभी भी मैंने इसको अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इट हैज़ अ हायर टेंडेंसी टूवर्ड चेनिंग, इसमें श्रृंखलीकरण की जो प्रवृत्ति होती है वो काफ़ी अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। इसीलिए इसके जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। मात्रक से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, हमने हर पेपर में देखा कि मात्रक से क्वेश्चन है, इसलिए तो हम प्रीवियस ईयर पहले कर रहे हैं ताकि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से मिल जाए। जैसे विटामिन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन बना है। कार्बन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पिछली बार 2019 में क्वेश्चन आया, 2013 में भी हमने क्वेश्चन देखा और आप आगे भी कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो ऐसे ही मात्रक से क्वेश्चन है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला तो आपके एसआई यूनिट होते हैं किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, चुंबकीय क्षेत्र के। वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला भी बोलेंगे, ये स्टैंडर्ड यूनिट हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र के। गॉस जो होता है ये भी आपका मैग्नेटिक फील्ड का ही यूनिट होता है, लेकिन ये सीजीएस में होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में होता है गॉस जो होता है आपका। लेकिन ये जो गॉस है ये भी आपका चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक है। और एक गॉस के अंदर आपके 10⁻⁻4 टेस्ला होते हैं, याद रखेंगे। एक गॉस के अंदर 10⁻⁻4 आपके टेस्ला होंगे, ये बिल्कुल दिमाग में आपको बात याद रखनी है। और ये जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वेबर, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का कोई मात्रक नहीं है, क्योंकि ये जो वेबर है ना ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, जो आपका चुंबकीय प्रवाह होता है, पूरा क्षेत्र जो होता है चुंबकीय क्षेत्र, टोटल क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका मात्रक वेबर होता है, ना कि चुंबकीय क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द स्पीड ऑफ साउंड एट द सेम टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम। समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी किसमें, जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, जो हमारी सबसे हल्की गैस होगी, ठीक है, वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होगी। तो इन तीनों गैस में हमारी जो हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है, वो सबसे हल्की होती है, उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व सबसे कम होता है। तो वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड जो है मैक्सिमम हो जाएगी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सोप इज, साबुन है क्या, ये हमें बताना है। ये एल्कली सॉल्ट होते हैं, हाई ग्रेड ऑफ फैटी एसिड, उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण होते हैं। अब देखिए जो सोप हैं वो तो पता है आपको, प्रबल आपके क्षारक हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। जब स्ट्रॉन्ग बेस जो कि आपके एल्कली हो जाएंगे, ऑयल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका सोप मिलता है और साथ में ग्लिसरीन मिलता है। अब सोप जो है वो हमारे फैटी एसिड के साथ क्यों फॉर्म्ड होते हैं, क्यों, क्योंकि जो इसके अंदर एलिमेंट होते हैं वो पानी के साथ बहुत ही जल्दी अभिक्रिया करके आग पकड़ सकते हैं, इसलिए इनको ऑयल वगैरह के साथ ही रिएक्ट कराया जाता है। जो हमारा पहला ब्लॉक होता है ना आवर्त सरणी में, फर्स्ट ब्लॉक के एस ब्लॉक में जो एलिमेंट है जैसे सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, ये सारे के सारे आपके एल्कली सॉल्टी होते हैं। क्यों, क्योंकि ये पानी के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इनको ऑयल वगैरह के अंदर रखा जाता है। तो जो सोप होते हैं ना वो भी आपके एल्कली सॉल्ट ही होते हैं और इसलिए हाई ग्रेड ऑफ फैटी एसिड होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है, एल्कली इसलिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं, प्रबल क्षारक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। तो ये बात अब आपको याद भी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द हैवीनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग। पानी का भारीपन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। पानी आपका दो तरीके का होगा, एक सॉफ्ट वाटर और एक आपका हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर तो आपका हल्का पानी तो वो हो गया जो नॉर्मली हम पीते हैं, हमारा पीने वाला पानी, जो बारिश का पानी है वो सब आपका हल्का पानी है। लेकिन भारी पानी कौन सा होता है, वो समुद्र का जल होता है, सी वाटर होता है। और वो हैवी क्यों होता है, भारी क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स, उनके आयन जो होते हैं उसके अंदर प्रेजेंस होते हैं। और कौन कौन से आयन्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया। तो बेसिकली इन सब की वजह से क्या होता है, पानी क्या होता है, वो हैवी हो जाता है। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है, हैवीनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ड्यू टू द क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम है ना, कैल्शियम हो गया, आपका सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया। तो ये सारों की वजह से क्या होता है, आपका पानी हैवी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मिस हो गया है लिखना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल एंड एटम, द रीजन फॉर दैट मैग्नेटिक फील्ड इज। अणुओं तथा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कारण हमें बताना है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के अंदर जो होता है वो शेल में घूमते हैं। कौन घूमते हैं? वो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। प्रोटॉन और जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं वो तो सेंटर में ही होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके घूम रहे होते हैं। तो वो जो घूम रहे होते हैं उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, वो क्यों होता है? वो दोनों की वजह से होता है। जब वो चक्रण भी करते हैं, रोटेशन स्पीड, यहाँ पर रोटेशन ही द्वारा लिख दिया है, ये होगा ऑर्बिटल स्पीड। रोटेशन और ऑर्बिटल दोनों स्पीड की वजह से क्या होता है, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो एक तो वो रोटेशन, खुद का रोटेशन ऐसे रोटेट कर रहे हैं, और साथ में वो उस पूरी कक्षा का चक्कर भी लगा रहे हैं। ऑर्बिटल स्पीड की वजह से भी और रोटेशन स्पीड की वजह से भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को वहाँ पर जनरेट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ये रोटेशन स्पीड की जगह यहाँ पर लिखा होगा ऑर्बिटल स्पीड। तो दोनों ही होंगे, रोटेशन भी और ऑर्बिटल भी, चक्रण भी और कक्षीय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन रेड ब्लड सेल हैव ए एंड बी एंटीजीन, सो व्हाट एंटीबॉडी विल बी इन इट्स सीरम। एक व्यक्ति के लाल रुधिर कोशिकाओं में ए और बी एंटीजीन है, तो इसके सीरम में कौन सा एंटीबॉडी होगा। देखिए मैंने बहुत अच्छे से बायोलॉजी के क्रैश कोर्स प्लेलिस्ट में जाएंगे जब चैनल की, तो वहाँ पर बायोलॉजी का क्रैश कोर्स है, उसमें मैंने ब्लड का क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो वहाँ पर आपको ये सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए हमारे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ए, पूरा ब्लड ग्रुप मैंने अच्छे से समझाया है। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और हमारा ओ होता है। और सभी के अंदर क्या होते हैं, एक एंटीजीन एंटीबॉडी होगा। दो ही चीज़ें होती हैं, एक एंटीजीन और एक एंटीबॉडी। अगर एक एंटीजीन है तो दूसरा एंटीबॉडी होगा, या अगर एक एंटीबॉडी है तो दूसरा एंटीजीन होगा, या फिर दोनों एंटीजीन होंगे, या फिर दोनों एंटीबॉडी होंगे। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर दोनों क्या पाए जाते हैं, एंटीजीन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर यही तो कह रहा है, अ पर्सन रेड ब्लड सेल हैव ए एंड बी एंटीजीन, दोनों के दोनों एंटीजीन ही हैं, तो उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, नो एंटीबॉडी, और उसका ब्लड ग्रुप यहाँ पर ए बी होगा। सेम ऐसी जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनके अंदर एंटीजीन नहीं होते, उनके ए और बी दोनों क्या होते हैं, वो एंटीबॉडी होते हैं। लेकिन जिनका ब्लड ग्रुप ए और बी होता है ना, उनके अंदर एक एंटीजीन होता है और एक एंटीबॉडी होता है। सेम ऐसी ब्लड ग्रुप बी में भी एक एंटीजीन होता है और एक एंटीबॉडी होता है। लेकिन ए बी में दोनों एंटीजीन होते हैं और ओ में दोनों एंटीबॉडी होते हैं। अब अगर दोनों एंटीजीन है तो उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ मैक्सिमम मॉलिक्यूल। निम्नलिखित में से किस में अधिकतम अणु हैं, ये हमें बताना है। क्लास 9th में ये हम पढ़ते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल निकाले जाते हैं किसी भी एलिमेंट के या कंपाउंड के। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, और उससे हमारे अणु जो मॉलिक्यूल हैं वो निकल कर आ जाते हैं। ये जो एवोगाड्रो नंबर है ना, ये तो फिक्स होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, और ये फिक्स है। ये क्या है, जैसे केले को डजन में रिप्रेजेंट करा जाता है, सेम ऐसे ही पार्टिकल, जो एक एटम के अंदर पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, उनको मोल में रिप्रेजेंट करा जाता है। और एक मोल के अंदर अगर कोई एटम है तो उसमें अगर मैं पूछूं कितने पार्टिकल हैं तो उनको हम मोल में रिप्रेजेंट करेंगे। और एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, जैसे एक डजन के अंदर 12 केले होते हैं, सेम ऐसे ही एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। अब जितने मोल का आपका एलिमेंट होगा उसके अंदर उतने ही पार्टिकल होंगे। तो ये पूछ रहा है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो पहले मुझे नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए और उसकी मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगी, एवोगाड्रो नंबर से करूँगी, क्योंकि चारों में ही मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर से होगी। तो मुझे बस ये पता करना है कि किसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा। जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा उसी के जो मॉलिक्यूल होंगे वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो जाएंगे।
अब देखिए नंबर ऑफ मोल कैसे पता करते हैं। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन एटॉमिक मास, मतलब उस एलिमेंट का एटॉमिक मास नीचे आ जाएगा और कितना मास है वो उसके हिसाब से नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। यहाँ पर मास कितना है, 1 ग्राम है। और आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ही होता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड हैं, H2 लिखा है ना, तो 2 है ना, 2 एटम है, तो 2 एटम है तो 1 + 1 हो जाएगा तो 2। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन एटॉमिक मास। मास तो 1 है और आपका एटॉमिक मास कितना आ गया, 1 + 1 2, तो 1/2 कितना हो जाएगा मेरा, ये 0.5 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में वो तो है ही 6.022 × 10⁻23, तो ये 0.5 है। अगले वाले का देखते हैं, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 1 ग्राम है तो ऊपर तो 1 ही रहना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है। और यहाँ पर 2 एटम हैं तो 14 + 14 हो जाएगा आपका 28। और 1/28 करूँगी तो ये कितना आएगा, 0.1 हो गया, फिर एक और पॉइंट लगाया, 100 हो गया। और 28 की टेबल में अप्रॉक्स मान लेती हूँ मैं, 3 टाइम आएगा ये, तो ये बनेगा मेरा कितना, 0.03। ऊपर कितना बना था उसका 0.5 और इसका कितना बना, 0.03। ठीक है, ये कम हो गया। सबसे ज़्यादा भी किसका हो रहा है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं 0.5, और इसके तो बहुत कम है। और मल्टीप्लाई में तो सब में एवोगाड्रो नंबर ही है, तो उसको तो अभी हटा देते हैं। अब हम देखेंगे CH4 में कितने मॉलिक्यूल होंगे, मीथेन में आपके कितने मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड है, यहाँ पर कार्बन भी है, आपका हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, 1 ग्राम है तो ऊपर तो 1 ही रहेगा। नीचे कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास होता है आपका 12, तो ये एक ही एटम है कार्बन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 4 एटम है तो 4 जुड़ जाएगा, 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16। और जब मैं इसको पॉइंट में लिखूंगी तो ये भी कितना होगा, 0.0 हो गया, 16 6 जा 96 हो जाएगा, तो 0.06 हो गया। तो ये अभी भी सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किसके हैं, अभी भी हाइड्रोजन के ही हैं 0.5, बाकी सारे 0.00 में चले गए। अब मैं लास्ट में चेक करूँगी, 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होगा, CO2 में कितना होगा। CO2 के लिए वही 1 ग्राम है तो ऊपर तो नंबर ऑफ मोल में 1 ग्राम मास जो है वो 1 ग्राम ही है। कार्बन के कितना होगा एटॉमिक मास, वो आपका 12 हो गया। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। अब ऑक्सीजन के 2 एटम हैं तो 16 + 16 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 32। और 32 में मैं ये 12 जोड़ूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 44 हो जाएगा। और 1/44 मैं करूँगी तो फिर से 0.0 में आ जाएगा और फिर आगे कुछ आएगा। तो अभी भी सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूल होंगे वो किसके होंगे, अभी भी हाइड्रोजन के ही होंगे, क्योंकि उसमें कितना आ रहा था आपका, 0.5 आ रहा था। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल किस में हो जाएंगे, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जब मैं टॉपिक में इसको पढ़ाऊँगी तब आपको और भी अच्छे से क्लियर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रेसिस्टेंस रेंज ऑफ 1.5 ओम, 0.05 ओम, 0.25 ओम आर कनेक्टेड इन अ सीक्वेंस, दे विल गिव इक्वल रेजिस्टेंस। हमें बताना है तो 1.5, 0.05 और 0.25 के ओम के जो प्रतिरोध हैं वो एक साथ क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका कुल मिलाकर प्रतिरोध कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सीधी सी बात है, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, जब करंट प्रवाह कर रहा होता है तो उसको रोकना, उसको किस अमाउंट तक कोई चीज़ रोक सकती है। क्योंकि देखिए जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो बहुत तेज़ी से आता है। तो क्या पंखों में, क्या लाइट में भी उतनी तेज़ी से जाता है, नहीं, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस लगे होते हैं, वो उसके करंट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, प्रतिरोध होगा, उस करंट को रोकेगा। तो 3 रेजिस्टेंस है 1.5 के, दूसरा क्या है 0.05 और तीसरा क्या है 0.25, और एक ही साथ कनेक्टेड है तो तीनों ऐड हो जाएंगे। 5 + 5 आपका 10 हो गया, 0, 5 to 7 और 8 और 1 ऐसे ही रहेगा। तो 1.80 जो है वो मेरा टोटल इक्वल रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। और एक चीज़ और यहाँ पर देखनी है, रेसिस्टेंस का जो मात्रक है वो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, कितना है, ओम है। तो याद रखिए रेसिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बायोलॉजी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज इज नॉट रियली पाइसिस, इनमें से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है, कौन सा मछली का प्रकार, मत्स्य का प्रकार नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए, लंग फिश भी होती है, फुफ्फुस मछली भी होती है, कैट फिश भी होती है और डॉग फिश भी होती है, ये याद रखेंगे। बिल्ली कैट फिश और डॉग फिश होती है, लेकिन सिल्वर फिश नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बाकी फिशेज आपको याद रखनी है, लंग फिश, कैट फिश, डॉग फिश, ये सारी पाइसिस की ही वैरायटी होती हैं, लेकिन सिल्वर फिश जो है यहाँ पर नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच मेटल ओर इज कैलेमाइन, कैलेमाइन जो है किस धातु का अयस्क है। देखिए, अयस्क क्या होते हैं, ओर क्या होते हैं, ये यहाँ पर चट्टानें होती हैं, और उन चट्टानों से, उन ओर से, उन अयस्क से क्या निकाला जाता है, मेटल, धातु निकाला जाता है। तो ये पूछ रहा है विच मेटल ओर इज कैलेमाइन, कैलेमाइन जो है वो कौन से धातु का ओर है, तो ये जिंक का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। जिंक जो है वो किस, कौन से अयस्क से मिलता है, कैलेमाइन से मिलता है। ये जब हम धातु पढ़ते हैं ना, सबके केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स में मैंने पढ़ाए भी हैं, तो वहाँ पर अगर जिंक पढ़ाया है मैंने, तो सबके अयस्क बताएं कि कौन कौन से धातु कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो जो कैलेमाइन है उससे क्या मिलता है, जिंक मिलता है, तो कैलेमाइन उसका क्या हो गया, ओर हो गया। तो कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है, तो ये जिंक का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी है। अब आपको याद भी रखना है, कैलेमाइन जिंक, कैलेमाइन जिंक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन हैज़ फॉलियज, किसमें परिणाम पर्व होता है। फॉलियज क्या होता है, जितनी भी पत्तियां होती हैं एक पौधे में, एक प्लांट में, एक ट्री में, वो आपकी फॉलियज होती हैं, परिणाम पर्व होती हैं, जो तनों के रूपांतरण से होती हैं। तो किसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फॉलियज, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका एस्परेगस। एस्परेगस को ही हम शतावर या शतावरी बोलते हैं, और इसमें ही फॉलियज होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, एस्परेगस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच टिश्यू इज स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड मेक डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब एक दूसरे को जोड़ता है। कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भागों को बनाता है या उनको जोड़ जोड़कर कनेक्ट करता है, तो वो आपका संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर ए, कनेक्टिव टिश्यू, सीधा सा आंसर हो जाएगा। ऊतक को लेकर मैंने बायोलॉजी के क्रैश कोर्स में बहुत ही अच्छे से समझाया है, पूरा टिश्यू क्या है, 2 वीडियो हैं उसमें, तो उनको आप देख सकते हैं। मैंने बोला है अभी टॉपिक सीरीज चलने से पहले आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के क्रैश कोर्स देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी वीडियो हैं, वहाँ पर मैंने क्रैश कोर्स बना रखे हैं, तो ऊतक के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट को बनाने में, मेक करने में कौन सा टिश्यू जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। इसमें कार्बन एलिमेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट हैं, और जब एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं तो वो आपका कंपाउंड होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इज, न्यूनतम संभव ताप हमें बताना है, वो क्या होता है। केल्विन में तो आपका 0 डिग्री हो जाएगा, लेकिन अगर सेल्सियस में बात करूं तो वो आपका -273 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो आपका मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एपिथीलियम टिश्यू द एज ऑफ ईच अदर आर कनेक्टेड एज, किस तरह से कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि जो हमारी टाइल्स होती हैं एक दूसरे के साथ सटी हुई होती हैं, एडजेसेंट होती हैं। इपिथीलियमी ऊतक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे के किनारे से ऐसे जुड़ी होती हैं मानो पास पास सटे हुए टाइल लगे हों, एडजेसेंट टाइल जैसे एक दूसरे के साथ लगे होते हैं, इस तरह से लगी होती हैं। यह पाया जाता है कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अमाशय का जो भीतरी स्तर होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, उसमें जो टिश्यू होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल चपटी होंगी एक तो कोशिकाएं, और एक दूसरे के पास सटी हुई होती हैं जैसे टाइल से लगी होती हैं। तो गैस्ट्रिक लाइनिंग जो होंगी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रण की एक विधि नहीं है, ये हमें बताना है। इसको समझने से पहले हमें समझना होगा सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एयर है, हवा है, तो ये आपका एक पूरा क्या है, सॉल्यूशन है। क्या है, विलयन है, एक सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर नाइट्रोजन भी है और अदर गैसेज भी हैं। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा अमाउंट में होगी एक सॉल्यूशन के अंदर, वो आपकी सॉल्वेंट कहलाती है। और जो अदर गैसेज इसमें कम अमाउंट में हैं, वो आपकी सॉल्यूट हैं। तो जब किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की मात्रा होती है, वही आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है। सॉल्यूट क्या है, जो कम मात्रा में है, जो कम मात्रा में है आपके पूरे सॉल्यूशन के अंदर, वही आपका कॉन्सेंट्रेशन है। अगर उसको अलग करना है तो ये कह रहा है कि कौन सा मेथड है जो कॉन्सेंट्रेशन का मेथड नहीं है, जिससे हम सॉल्यूशन में से क्या आपका सॉल्यूट जो है वो अलग कर सकते हैं। सॉल्वेंट जो होगा वो ज़्यादा मात्रा में होगा और सॉल्यूट जो है वो कम मात्रा में होगा, और सॉल्यूट को सॉल्यूशन में से निकालना ही आपका सांद्रण है, कॉन्सेंट्रेशन है। कितना सॉल्यूट है उस सॉल्यूशन के अंदर, वही आपका सांद्रण होता है। तो कौन सा मेथड नहीं है वो हमें बताना है यहाँ पर। कैल्सिनेशन, निस्तापन, यहाँ पर कोई ऐसा मेथड नहीं होगा। बाकी ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड, इसके माध्यम से भी उसमें से सॉल्यूट जो है वो अलग किया जा सकता है। मैग्नेटिक मेथड, चुंबकीय विधि से भी, और फॉर्म फ्लोटेशन मेथड से भी, जो झाग बनाकर विधि होती है उसके द्वारा भी ये अलग किया जा सकता है। कैल्सिनेशन, निस्तापन यहाँ पर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है, ये हमें बताना होगा। उसको समझने से पहले हमें समझना होगा वेट क्या होता है, भार क्या होता है। देखिए, जो हम बात करते हैं ना अपनी भाषा में, वो वेट नहीं होता, वो हमारा मास होता है। मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी मटेरियल है वो उसका मास है। वेट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटेशन फोर्स जो लग रहा है, वो उसका वेट है, वो उसका भार है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जब हम मून पर जाते हैं तो हमारा भार जो है वहाँ पर कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, वो ज़्यादा है किससे, मून से। मून का वहाँ पर 1/6 है। तो अगर आपका वेट यहाँ पर 60 kg है, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल, क्योंकि 1/6 है, तो जब उसको डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर आपका भार खाली 10 kg होगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वहाँ पर पृथ्वी से 1/6 कम है। तो यहाँ पर अगर आपका वेट 60 kg है, तो वहाँ पर आपका खाली 10 kg वेट होगा, तो वो आपका भार है। जो पृथ्वी की खींचने की क्षमता है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो आपका क्या होता है, भार होता है, वेट होता है। और वो याद रखिए, पृथ्वी है, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर को लग रहा होता है, सेंटर की तरफ, और कोई चीज़ सेंटर पर ही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा ही नहीं। तो सीधी सी बात है, वहाँ पर वेट क्या हो जाएगा, आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। किसी बॉडी का जो वेट है वो सेंटर पर क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी, जिसकी वजह से वेट क्या होगा, वहाँ पर ज़ीरो होगा। लेकिन अगर मैं पोल की बात करूँ, जो आपके ध्रुव होते हैं, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ से वो उसको नीचे खींचेगी पृथ्वी, सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इसलिए जो आपका वेट होगा ना, वो ध्रुवों, पोल्स पर सबसे ज़्यादा होगा, और सेंटर पर आपका शून्य होगा, ज़ीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जो कि आपका फिजिक्स का न्यूमेरिक क्वेश्चन है। अ कॉन्वेक्स लेंस विद अ फोकस डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर एंड अ कॉन्केव लेंस विद अ फोकस डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर आर एडेड, द रिजल्टिंग लेंस विल हैव द कैपेसिटी। एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है, और एक हमारा अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। उन दोनों को जोड़ा जाता है और हमें यहाँ पर परिणामी लेंस की क्षमता, पावर बतानी है। और पावर ऑफ लेंस क्या होती है, 1 फोकस दूरी होती है। अब यहाँ पर दो तरह के लेंस हैं, एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस में जो आपकी फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, ये बात अब आप याद रखेंगे। और जो कॉन्केव लेंस होता है उसमें फोकस दूरी आपकी निगेटिव होती है। तो एक तो फोकस दूरी हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस में 0.5, और दूसरा कॉन्केव है तो इसकी हो जाएगी -1 मीटर। और याद रखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा है, पावर पूछ रहा है। तो पहले लेंस की पावर क्या होगी, 1 अपॉन फोकस दूरी, मतलब 1/0.5, पॉइंट हटेगा
जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो पहले लेंस की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, और दूसरे लेंस की पावर कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन फोकस दूरी वो की -1 है, तो इसको कट आउट करेंगे तो ये -1 ही बनेगा। तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी से पावर कितनी निकल कर आई, -1। टोटल पावर निकालनी है, तो टोटल पावर क्या हो जाएगी, पहले लेंस की पावर प्लस दूसरे लेंस की पावर। पहले लेंस की पावर मेरी 2 निकल कर आई थी और दूसरे लेंस की पावर मेरी -1 है, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 निकल कर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेरा ऑप्शन नंबर 1, 1 डायोप्टर। और याद रखेंगे आप, पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या होता है, वो डायोप्टर होता है, और वो मेरी निकल कर आ गई 1 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ब्लड कन्वेक्शन दैट बिगेन विद सेल एंड विद सेल इज कॉल्ड। रुधिर संवाहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है, वह क्या कहलाता है, इसको आपको याद रखना है। ये कहलाता है आपका लिम्फेटिक कन्वेक्शन, लसिका संवाहन। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, विच आइसोटोप ऑफ वाटर इज हैवी वाटर। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए, ये आइसोटोप क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, जब एक एटम के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर नहीं होते, अलग अलग न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन से अलग न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो उसमें फिर क्या हो जाते हैं, उसके आइसोटोप्स हो जाते हैं, समस्थानिक हो जाते हैं। जैसे वाटर है, आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसके 3 समस्थानिक होते हैं, 3 आपके यहाँ पर आइसोटोप पाए जाते हैं। पहला आइसोटोप जो होता है 1H1 होता है, जिसमें इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, और एटॉमिक वेट जो होगा, द्रव्यमान होगा, वो भी 1 होगा। द्रव्यमान क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसका एटॉमिक नंबर उतना ही होगा, ठीक है, परमाणु संख्या उसकी उतनी ही होगी। और द्रव्यमान, एटॉमिक वेट क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ना होता है, तो इसमें खाली एक प्रोटॉन होगा, तो ये इसका एक समस्थानिक हो गया। दूसरा समस्थानिक इसका क्या होता है, H आपका 2 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो भी 1 होगा। तो यहाँ पर एटॉमिक वेट जो है वो आपका जो द्रव्यमान है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब द्रव्यमान यहाँ पर 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, तो जो जिसमें द्रव्यमान 2 होगा, वही समस्थानिक इसका आइसोटोप क्या कहलाता है, हैवी वाटर कहलाता है, भारी जल कहलाता है, जिसे हम ड्यूटेरियम भी बोलते हैं और इसे हम प्रोटियम बोलते हैं, जिसमें एक परमाणु संख्या और एक ही क्या होगा, उसका एटॉमिक वेट होगा, तो वो तो आपका प्रोटियम होता है। लेकिन जब एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन द्रव्यमान उसका 2 हो गया, क्यों, क्योंकि उसमें प्रोटॉन भी 1 है और न्यूट्रॉन भी 1 है, तो वो आपका भारी जल होता है, हैवी जल होता है, जिसे हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। एक तीसरा आइसोटोप भी होता है इसका 3H1, जिसमें एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा, लेकिन जो आपका भार है वहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगी और प्रोटॉन 1 हो जाएगा, जिससे एटॉमिक वेट जो भार है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 2 + 1 3 हो जाएगा, वो आपका ट्राइटियम होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो अलग अलग पाए जा रहे हैं, जिससे क्या होगा, इसके समस्थानिक बन जाते हैं, आइसोटोप बन जाते हैं। तो जो आपका जो आपका जिसमें एटॉमिक वेट 2 होगा और जो आपका एटॉमिक नंबर होगा वो 1 ही होगा, तो वो वाला समस्थानिक आपका क्या होता है, हैवी वाटर होता है, भारी जल होता है, जिसे हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर हो गया सही। नीचे यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, नीचे सबके नीचे क्या है, 1 1 है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर का क्वेश्चन साइंस में ऐड करके दिया है। इन बाइनरी नोटेशन द डेसिबल वैल्यू 16 इज। बाइनरी अंकन पद्धति में डेसिबल अंक 16 का मान बताना है। तो इसको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखा जाता है 1 2 4 8 16। अब जो नंबर बनाना होता है उस पर 1 हो जाता है और बाकी क्या होते हैं, हमारे 0 होते हैं। अब हमें क्या चाहिए, 16 चाहिए, तो 16 के नीचे तो मैं 1 कर दूंगी, बाकी मेरे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से मुझे बाइनरी नंबर क्या मिल गया, 16 मिल गया। और ऐसा यहाँ पर कहाँ बन रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो ऊपर सीरीज चलती है वो कैसे चलती है, 1 2 4 8 16 32, इस तरह से पीछे को चलती चली जाती है। और जिस तरह से हमें
नंबर बनाना होता है उस पर हम 1 कर देते हैं, बाकी पे 0 कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर 8 पूछता तो आपका 100 हो जाता, या फिर अगर यहाँ पर क्या पूछता आपका 6 पूछता तो ये दोनों 1 हो जाते और ये आपका 0 हो जाता और बाकी ये तो पीछे सब 0 रहते। तो इस तरह से इसमें डेसिबल नोटेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 फिर से ऊतक टिश्यू से क्वेश्चन पूछा गया है। एडिपोज टिश्यू मेक द मैकेनिकल टिश्यू ऑफ द ऑर्गन एंड हुज सेल सेल्यूली एंड लिग्निन आर रिमूव्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ द रीफ इज कॉल्ड। एक ऊतक जिसकी जीवी कोशिकाएं सक्रिय रूप से बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक ऊतकों से बनती हैं और जिसकी कोशिका भित्तियों में कोनों पर सेल्यूली और लिग्निन रही स्थूल होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं स्थूल कोण ऊतक। ये स्ट्रेच करने में, स्ट्रेचिंग बढ़ाने में, खींचने में मददगार होते हैं, या कुलेनकाइमा टिश्यू बोल देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जो कि कंप्यूटर का क्वेश्चन है, फिर से साइंस में ऐड किया है और बहुत सिंपल क्वेश्चन ऐड करे हैं कंप्यूटर के। द न्यूमेरिक की इज, न्यूमेरिक की कहाँ पर होती हैं? ये हमारे कीबोर्ड के अंदर होती हैं। कीबोर्ड में ही तो न्यूमेरिक की मिलती है 1 2 3 4 5, तो कीबोर्ड में हो गई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे गए और तीनों क्वेश्चन बहुत आसान थे। 3 नंबर बोनस के थे ये जो कंप्यूटर में ऐड कर दिए गए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 द मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोड्यूसर गैस आर। प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव क्या हैं? प्रोड्यूसर गैस वो होंगी जो आपके ईंधन होते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, कोयला वगैरह, ये सब उनमें जो गैस होंगी वो आपकी प्रोड्यूसर गैस होती हैं। तो उनमें मेन कंपोनेंट क्या होते हैं आपको पता ही है। जब हम कोयले वगैरह को जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन यही यहाँ पर क्या करती हैं? प्रोड्यूसर गैस की तरह कार्य करती हैं, यही मेन कंपोनेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 हो गया आपका नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इन विच पार्ट ऑफ कोकोनट फाइबर आर फाउंड। नारियल के रेशे किस भाग में मिलते हैं? तो ये नारियल के बीच वाले भाग में, जिसे हम मेसोकार्प बोलते हैं, मध्य फल भित्ति। ऑप्शन नंबर सी वहाँ पर मिलते हैं, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ दीज इज स्ट्रॉन्ग एसिड। इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो आपके कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में, वाटर में, और H+ आयन वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल बताना है और इनके नेम आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी HNO3, जिसे हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसके अलावा 1-2 और स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। एक तो आपका HNO3 हो गया नाइट्रिक एसिड, तो वहाँ पर तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में। बाकी आपका HCl, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसके अलावा जो आपका H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 कौन सा है आपका? सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तीनों नाम याद रखने हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीनों के तीनों आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब लाइक ज़रूर करें। इस वक्त आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, तो प्लीज़ शेयर सभी लोग करा करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर किसी ने नहीं किया है। शेयर सबको करना है। हमारी वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।